बताएं, मुझे सब जानना है। सब क्यों हुआ, मेरे साथ क्या हुआ था, क्या आपने सच में मेरी कीमत क्यों लगाई गई, सब जानना है मुझे। पिछले 1 साल से हर लम्हे में मैंने खुद की ज़ात में इन सवालों का जवाब तलाशा है और हर लम्हे मेरे हिस्से में बेचैनी मज़ीद दुराई है। कहते हुए उसकी हिचकियाँ बन गई थीं। दुरेद यज़दानी ने उसकी कमर को सहलाते उसे खुद से लगाया। न जाने कितने ही लम्हे वो ऐसे रोती रही थी। अगर मैं कहूँ कि उस रात से लेकर तुम अब तक महफूज हो, बिल्कुल पाक हो, तो मैं आपकी बात पर यकीन कर लूँगी। उसने कहते साथ सर उसके सीने पर रखा था। 1 साल काफ़ी था इन सब दर्द और तकलीफ़ को बर्दाश्त करने के लिए। उसके शोहर ने उसकी पाक दामनी की गवाही दे दी थी, और क्या चाहिए था। दुरेद ने उसके कंधे पर लब रखे तो उसने आखिरी सिसकी भरी। उसके पास आते रुबाइशा सब भूल गई थी कि ज़िंदगी अभी मज़ीद ज़ख्म देने वाली है। दुरेद, उसके लबों से अपना नाम पहली बार सुनते वो थमा था। क्या आप फिर से चले जाएंगे? यकीन करके देख लें, उसने कहते ही उसे खुद से लगाया था। सुबह उनकी पुरसकून थी। वो उसके कहने पर उसे छोड़ आया था। वो सब सोच कर बैठा था वो उसे वापस ले जाता, लेकिन शाम में आने वाले फ़ोन से उसे अपनी दुनिया हिलती नजर आई। उसका बाप आईसीयू में था और वो बिना किसी को बताए भागा था वहाँ से। यहाँ आकर वो फिर से मसरूफ़ हुआ था। 2-3 दिन रुबाइशा ने उसका इंतज़ार किया और फिर उसे लगा ज़िंदगी वापस उसी डगर पर चल निकली है। उसके फ्लैट भी गई जो उसके सामान के साथ पड़ा था। कोई गार्ड भी नहीं था। वो वहीं चीख कर रो दी। उसने कहा था यकीन करके देख लें। वो उसका मान और भरोसा तोड़ गया था। वो एक बार फिर उसे धोखा दे गया था। उसने वहीं बैठते हलक के बल उसे अपनी नफ़रत का इजहार किया था। एक पुरसकून मोहब्बत भरी रात के बाद। क्या वो उसे सिर्फ पाना चाहता था? उसे अपनी बेकदरी पर मजीद रोना आया था। एक बार नहीं दुरेद यज़दानी, एक और बार नहीं दुरेद यज़दानी, अब मैं खुद को बेमोल नहीं करूँगी। मेरा दिल कहता है कि तुम वापस आओगे, लेकिन अब की बार मैं तुम्हें मिलूँगी नहीं। तुम्हारी सज़ा यही है कि मैं तुमसे दूर हो जाऊँ, लेकिन मैं जानती हूँ तुम मुझे फिर से ढूंढ लोगे। वो कहते हुए उठी और वहाँ से निकलती चली गई। उसने स्कूल जहाँ वो रहा करती थी वहाँ से अपना ट्रांसफ़र इसी शहर करवाया कि अपने शहर से वो उसे जल्दी ना ढूंढ पाता, और वहाँ चली गई। मन्नत ने काफ़ी ज़िद की थी, इसीलिए उसे भी साथ लेकर आई थी वो। अब मन्नत का दुख भी अपने जैसा लगता था उसे। हफ्ते बाद दुरेद वापस आ गया था और उसे पागलों की तरह ढूंढा था, लेकिन नाकाम रहा। उसके स्कूल जाकर वहाँ से पता करना चाहा, लेकिन उन्होंने बताने से मना कर दिया कि वो खुद मना करके गई थी। दुरेद को उस पर हद से ज़्यादा गुस्सा था। वो फिर से बदगुमान हो गई थी। अब की बार उसे कैसे मनाता? जब वो कुछ सही करने की नीयत से निकलता था सब खराब हो जाता। रुबाब की शादी से फारिग होकर उसने उसे मिलने का फ़ैसला किया था, क्योंकि 1 महीने के अंदर अंदर वो उसे ढूंढ चुका था। लेकिन अब की बार वो चाहता था कुछ बड़ा ना हो, लेकिन अपने बाप की ख़राब तबीयत का सदमा उसे काफ़ी देर तक कुछ भी करने से रोक गया था। रुबाब भी यहाँ नहीं थी, कोई उसके पास ना आया, और फिर वो 4 महीनों बाद उसको फिर से ज़बरदस्ती अपने साथ लाया था। उसे वो लड़की चाहिए थी। उसे वो चाहिए था या नहीं उसे फ़र्क नहीं पड़ता था। उसे सुकून चाहिए था जो उसके नज़दीक सिर्फ उस औरत में था। अब वो वापस जाने का इरादा रखती थी, इसलिए निकल गई। वो आज सिर्फ उस मीटिंग के लिए आई थी जो उसने सुनी तक नहीं थी। तब रेज़ शाह अपने कमरे में आ चुका था। उसे लगा वो कुछ ना कुछ डिस्कस करने ज़रूर आएगी, लेकिन खिड़की से नीचे का मंजर देखा जहाँ वो जाने की तैयारियों में थी। दीवार पर हाथ मारते उसने नंबर मिलाया, नज़रें उसी पर टिकाए रखी। 2 मिनट में वापस मुझे मेरे कैबिन में मिलो मिस मन्नत, नहीं तो तुम्हारे ऑफिस में आकर तफसीली मुलाकात से तुम भी मुझे नहीं रोक पाओगी, सर्द अंदाज में कहते फ़ोन रखा गया। मन्नत ने गहरी सांस भरी और फिर 2 मिनट में उसके कमरे के बाहर खड़ी थी कि कहीं वो अपनी बात पूरी ना कर लेता। इस बार उसने इजाज़त मांगी थी और अंदर दाखिल हुई, जहां वो जबड़े भींचे पेपर वेट घुमाता उसे सुर्ख अंगारा आंखों से घूर रहा था। आज तो उसने ऐसा कुछ नहीं किया था, तो फिर सामने मौजूद शख्स क्यों उसे ऐसे घूर रहा था? उसने हलक तर किया था। यहाँ आओ, उसने कहा तो वो वहीं खड़े उसे देखती रही। सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? उसने अपने सामने पड़ी चीज़ें झटके से नीचे फेंकी तो उसकी टांगें कांपी। छोटे छोटे कदम उठाती उसके पास आई। बैठो, उसने कहते उसे देखा जो आंखें झुकाए उसके बिल्कुल पास खड़ी थी। उसके कहने पर मन्नत ने देखा, कुर्सी तो मेज़ के दूसरी तरफ रखी थी, तो कहाँ बैठने को उसे कह रहा था। आई सेड सिट, हर बात को तुम्हारे लिए 2 बार क्यों दोहराना पड़ता है मुझे? मन्नत तबरेज़ शाह, वो जब चाहता था उसके नाम के आगे अपना नाम लगाता और जब चाहता उसे मन्नत वकार बना देता।
मैं कहाँ, उसने उंगलियां चटकाते कहा। उस शख्स की निगाहों से इतना डर क्यों लगता था उसे। तबरेज़ शाह ने कहते उसे झटके से अपनी गोद में बिठाया था। उसका वज़न ना होने के बराबर ही था। तबरेज़ शाह ने उस पर गहरी निगाह डाली जो आसमानी रंग के जोड़े में उस वक्त कोई मासूम परी ही दिख रही थी। ज़हन में फ़ौरन उसके मैनेजर के तारीफ़ी जुमले आए तो उसका जबड़ा पकड़कर मुंह अपनी तरफ किया। बहुत शौक है ना लोगों से तारीफ़ वसूलने का, तो मुझे कहो, मैं एक ही बार तुम्हारे हुस्न को खिराज तहसीन पेश कर देता हूँ। उसकी आंखों में अपनी आंखें गाड़े वो गुर्राया था। शाह, मेरा मुंह छोड़ो, दर्द हो रहा है। अच्छा, तो तुम भी आशना हो इस जज्बे से, उसने तमस्कर उड़ाते अंदाज में कहा तो मन्नत की आंखें नम हुई। जिस जज्बे के साथ उसने जिंदगी गुजार दी, वो शख्स पूछ रहा था कि उसे ये बीमारी लाहक है। उसने दरवाजे पर खड़े उसे देखा जिसका रुख दूसरी सिमत था। फोन स्पीकर पर था और वो अपने कपड़ों की तह लगाती मसरूफ थी। नम बाल कमर पर बिखरे थे। जो उसको देख रहा था उसकी खनकती हंसी से होश में आया। जी हाँ मैडम, मुझ मासूम ने मान लिया कि रुबाब यज़दानी इस दुनिया की सबसे क्यूट, हसीन और मासूम लड़की है। दूसरी तरफ से आवाज़ गूंजी, हाय क्या करूं, तुम मौका ही नहीं देती तुम्हारे घर आकर बात करने का। वो बोला, क्या मतलब। अक्सर फ़हद रफ़ीक हसन की बातें उसके सर से ऐसे ही गुजर जाया करती थी। तुम्हें मांगने। बासित ज़िया जो कब से खुद पर पुल बांधे खड़ा था आगे बढ़ा और उसका फ़ोन उठाकर सामने दीवार पे दे मारा। वो इस अचानक उफ्ताद पर फटी फटी आंखों से उसे देखने लगी जो कदम बढ़ाता उसी की तरफ आया था। बासित, उसके सुर्ख आंखों को देखते उसका दिल लर्जा था। वो उसका हाथ थामता उसे बाहर लाया और किचन में मौजूद दूसरे दरवाजे को खोलते उसे बाहर राहदारी में झटके से छोड़ा। बासित, उसने बेयकीनी से उसे देखा। जब दूसरों से तारीफें वसूल करने और दोस्तियां बढ़ाने का भूत उतर जाए तो बता देना। उसने धार से दरवाज़ा बंद किया जो जालीदार था। बासित, ऐसा कुछ नहीं। अगर तुम चाहती हो इस वक्त गुस्से में मैं कुछ करना बैठूं तो आवाज़ बंद रखना अपनी। रुबाब ज़िया। रुबाब शादी के बाद आज पहली बार उसका गुस्सा देख रही थी। उसने अंधेरी होती राहदारी की तरफ देखा। ये उस घर की बारीक और छोटी सी राहदारी थी जिसकी दीवार पर सिर्फ पौधे लटक रहे थे। वहाँ की बत्ती बुझी तो उसने चीख कर बासित को बुलाया जो सामने से उसे जाता दिखाई दिया, जो कान लपेटे चला गया था। बासित ने आते ही शावर लिया। वो कितनी देर ठंडे पानी के नीचे अपने जलते दिल को सुकून पहुंचाने की कोशिश करता रहा, लेकिन नाकाम रहा। वो किसी से भी बात करती, लेकिन उस शख्स से नहीं। क्या वो नहीं जानता था कि यूनिवर्सिटी में उनका कपल कितना मशहूर था। आज उस शख्स के मुंह से अपनी बीवी, जो इज्जत थी उसकी, उसके मुंह से अपनी बीवी के लिए तारीफी जुमले सुनकर उसे अपना आप बेकाबू होता महसूस हुआ था। उसने रुबाब को वहां बंद करके अपनी नज़रों से दूर किया था। क्या वो बेवकूफ़ थी या जानकर अनजान बन रही थी। क्या एक मर्द की नज़रों की चमक नहीं पहचानती थी वो। क्या उसके तारीफी जुमलों में छुपी चिंगारी को वो महसूस नहीं कर पाई थी। इन 4 महीनों की खबर उसे बिल्कुल भी नहीं थी। उसने गार्ड्स फिर से रखे थे लेकिन उससे ना मिला था, इसलिए वो नहीं जानता था कि वो क्या राज छुपाए बैठी है अपने अंदर। उसे उठता देख वो उसके करीब आया था। चलो खाना खा लो, बाहर से नहीं लाया, घर में ही बना लिया है कुछ। वो बिना उसकी तरफ देखे और कुछ कहे उठी लेकिन सर चकराया। दुरेद ने फौरन उसे थामा था। उसे लगा शायद भूख की वजह से हुआ है ये सब। उसे फ्रेश होते देख उसने मेज़ लगाया था। रुबाइशा ने आंखें उठाकर उसे देखा। उसकी आंखों के नीचे हल्के देखते दुरेद ने 100 बार दिल में खुद पर लानत भेजी थी। रुबाइशा ने प्लेट में अंडा डबल रोटी देखा तो उसका दिल अजीब हुआ, लेकिन अब भी ना खाती तो शायद बेहोश हो जाती, इसलिए धीरे से निवाला तोड़ती खाने लगी। 2 स्लाइस खाने के बाद उसने पानी का ग्लास पिया और उठी थी, लेकिन उबकाई आते ही वो नीचे झुकी। दुरेद फौरन से कुर्सी छोड़ता उसकी तरफ बढ़ा था। कालीन सारा गंदा हो चुका था लेकिन उसे कहाँ फिक्र थी। उसने उसे बाहों में उठाया और कमरे में ले गया। टिश्यू निकालते उसका चेहरा साफ किया और डॉक्टर को फ़ोन किया। उसे देखा जो अब गहरे गहरे सांस ले रही थी। मन्नत, मन्नत, वो बुड़बुड़ा रही थी। उसने उसका हाथ थामा। 15 मिनट हो गए थे, डॉक्टर आई ही नहीं थी। वो फ़ोन पे फ़ोन कर रहा था। बेल बजते वो भाग कर गया और उन्हें अंदर लाया, और जो खबर वो सुना कर गई थी वो कितनी ही देर सदमे से कुछ बोल नहीं पाया था। वो कब की जा चुकी थी, उसे इंजेक्शन लगाकर वो सो रही थी। वो कालीन साफ करके कब का वहीं एक जगह बैठा था। 4 महीनों बाद उससे मिला था। उसे लगा शायद अब जिंदगी में थोड़ा सुकून आए, लेकिन वो उससे क्या छुपाए बैठी थी। क्या उसकी इतनी भी अहमियत नहीं थी कि वो भी जान पाता। वो जान पाता कि उसकी औलाद इस दुनिया में आने वाली है। वो सुबह ही जागी थी अब, लेकिन वो एक पल नहीं सोया था। वो बाहर आई और उसे देखा जिसकी आंखों की सुर्खी रत जगह की गवाह थी।
यही बात उसे आग लगा रही थी। उसे मोहब्बत नहीं थी अपनी बीवी से, लेकिन इज्जत थी वो उसकी, और अब वो उससे मुंसलिक थी। खुद से मुंसलिक चीज़ों को तो ना वो किसी की नज़र पड़ने देता था उन पर बचपन से। यहाँ तो बात फिर उसकी बीवी की थी। आधे घंटे बाद वो वापस आया और कमरे की खिड़की से बाहर झांका, जहाँ अंधेरा छा चुका था। कपड़े बदलते, खुद पर परफ्यूम छिड़कते, उसने ना चाहते हुए भी कदम बाहर की तरफ बढ़ाए थे। राहदारी के पास उसने देखा वो वहीं खड़ी थी जहाँ वो उसे छोड़ कर गया था। उसने दरवाज़ा खोला और बिना उसकी तरफ देखे पलटकर फ्रिज से पानी निकालने लगा। उसके दरवाज़ा खोलते ही वो निकलकर कमरे में जाकर बिस्तर में घुस गई। क्या वो इतनी बेमोल थी कि वो शख्स जब चाहता था उसे करीब करता और जब चाहता ऐसे रुसवा करता? क्या उसे कभी बचपन से लेकर अब तक ये एहसास नहीं हुआ कि रुबाब ज़िया की बोलती आंखें उसे क्या बताना चाहती हैं? कैसे पता चलता? उसने तो कभी ज़ाहिर ही ना किया था। उसने खुद के सवाल पर जवाब देते अपनी आंखें, जिनमें सुर्ख डोरे थे, उनको मसल डाला। बाहर आओ, आकर खाना खा लो। अभी वो कुछ और सोचती कि उसकी आवाज़ सुनाई दी, जवाब निदार्द। बासित ने उसके करीब जाते उसे देखा, जिसने तकिए में मुंह छुपा रखा था। सुनाई दे रहा है रुबाब ज़िया, क्या कह रहा हूँ मैं? अब के उसने ऊंची आवाज़ में कहा। वो शख्स तो उसके नाम के आगे से अपना नाम भी हटा चुका था। तल्ख मुस्कुराहट ने उसके चेहरे का अहाता किया। वो उठी और बिना उसे देखे बाहर निकल गई। जाकर खाना गर्म किया। वो बाहर से रोटियां ले आया था। तब तक उसके सामने रखते वो पलटी के बासित ने उसकी फ्राइज़ वाली प्लेट सामने रखी थी उसके। बैठो और खाओ। तुम्हारे बाप और भाई की तरह मेरे पास पैसा ज़ाया करने को नहीं है, और रिस्क की बेहुरमती तो मैं वैसे भी बर्दाश्त नहीं करता। उसकी आंखों में जैसे मिर्ची भर दी किसी ने। वो शख्स उसे खाने पर भी टोक लगा रहा था। अब कम अज़ कम उसे ऐसे ही लगा था। आज उसे शिद्दत से अपना घर याद आया, जहाँ अगर वो नाराज़ हो जाती तो उसका बाप और भाई 100 नखरे उठाते उसके और उसे खाने के लिए मनाते। और सामने बैठा शख्स कहाँ जानता था सब? वो तो धौंस जमाना जानता था बस। रुबाब ने खामोशी से बैठते वो फ्राइड जहर मार किए। उन सब में उसने एक नज़र भी उसे नहीं देखा, और दुरेद उसे रह रह कर याद आ रहा था। उसने फ़ौरन खाना ख़त्म किया और उठती कि उसे लगा उसके पाँव में कुछ है, लेकिन कुछ भी महसूस ना करते वो कमरे में चली गई। बासित ने भी वही निवाला छोड़ा और बर्तन समेटने लगा। वो जो उसे अभी रिस्क के ज़िया पर सुना रहा था, अब अपनी रोटी छोड़ चुका था। वो कमरे में गया तो वो फ़ोन के टुकड़े जोड़कर कान से लगाई खड़ी थी। उसे देखते नज़रों का जाविया मोड़ लिया। उसकी सुर्ख आंखें इस बात का इंदिया थीं कि वो रोना चाहती हैं, और सामने मौजूद शख्स ने उसे कितना हर्ट किया है। भैयू, उसने सिसकी लेते कहा। शायद दूसरी तरफ से फ़ोन उठा लिया गया था। राबी मेरी जान, क्या हुआ? बासित उसके हाथ से फ़ोन लेता स्पीकर पर कर गया। नज़र उसके पाँव पर टकराई तो नए सिरे से खुद पर और उस पर गुस्सा आया। ठीक है, बस पाँव पर कीड़ा काट गया है मैडम के, बासित ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा तो रुबाब ने शिकवा कुना नज़रों से उसे देखा। राबी, क्या ज़्यादा दर्द हो रहा है? अपने भाई की आवाज़ सुनकर वो अपने आंसुओं पर पुल ना बांध पाई और हिचकियों से रोने लगी। राबी, मैं आ जाऊं क्या? दूर बैठा उसका भाई तड़प ही तो गया था। बासित ने हंकारा भरा। नहीं, हल्का सा जख्म आया है दुरेद, तू तो जानता है छोटी छोटी बात पे डर जाती है ये। वो कहता बाहर निकल गया उसका फ़ोन लेकर, और वो वहीं औंधे मुंह सोफे पर गिर गई। उसका वजूद अब हल्का हल्का कांप रहा था। वो दुरेद को मुतमईन करता वापस आया और उसके पास घुटनों के बल बैठा और उसके पाँव को देखा, जो अब नीला होने के साथ सोजिश का शिकार भी था। उसने लब भींचे और झटके से उसे बिठाया। उसे देखते उसने अपने मोमी चेहरे को कमीज की आस्तीन से रगड़ा, और उसने सख्त निगाहों से उसे घूरा और अपने दोनों हाथों से उसका नम चेहरा साफ किया। उसे झटके से खुद से लगाए वो बाहर की तरफ कदम बढ़ा गया। वो अपने पाँव में उठती टीसें अब महसूस कर सकती थी, इसलिए होंठ काट कर सिसकियाँ रोक रही थी। वो उसे गाड़ी में बिठाता, घर को लॉक करता पास मेडिकल स्टोर पर लाया था। इसे कोई कीड़ा काट गया है, फिक्र की कोई बात नहीं है। डॉक्टर ने दवा लिखी, मेरी माने तो इंजेक्शन लगवा लें दर्द का, अभी आराम आ जाएगा, नहीं तो आपकी मर्जी, डॉक्टर ने पेशावराना अंदाज में कहा। तुम्हारी चादर कहाँ है? उसके हल्के से रेशमी दुपट्टे को देखते उसने इस्तफसार किया और झटके से उसे अपनी गोद में उठाए, अपने सामने मेज़ पर बिठाया। मन्नत उसके इस अंदाज पर दिल पर हाथ रख गई। टांगों में तो वैसे ही जान नहीं बची थी, मुझे आदत नहीं, तो अब डाल लो। और अगर तुम्हारे छोटे दिमाग में ये बात आ रही है कि सामने बैठा मर्द कितनी छोटी ज़हनियत का मालिक है, तो सोच लो, मुझे कोई एतराज़ नहीं।
लेकिन मैं उन बेगैरत मर्दों में से नहीं हो सकता जो अपनी बीवियों को दूसरों की आंखों की ठंडक का जरिया बनने के लिए भेजते हैं और तारीफ़ें वसूलते हैं। उसे अपनी तरफ झुकाते उसने कहा, मैं ख़रीद लूँगी। उसने फ़ौरन से कहा। उसका ये शिद्दत पसंद रूप उसने आज पहली बार देखा था, और पहली बार आशना हुई थी वो उसके इस रूप से जिसे अब शायद सारी ज़िंदगी उसने बर्दाश्त करना था। पहुँच जाएगी तुम्हारे घर, उसने कहते साथ ही उसके इर्द गिर्द अपने हाथ रखे तो मन्नत ने एक बार फिर उसके हाथों को देखते अपने हाथों को देखा। वो जो उसकी हरकत मीटिंग रूम में भी नोट कर चुका था, अब भी करते चौंका। मुझसे मुंसलिक वजूद मुझसे ही एहसास कमतरी का शिकार है, ये जानकर अफसोस हुआ। उसने कहा तो उसने चौंक कर नज़रें उठाई और फिर से झुका दी। एक बात जान लो मन्नत तबरेज़ शाह, तुम्हें इसी हालत में निकाह में लिया था और तुम मुझे ऐसे ही मंजूर हो। और हाँ, अगर कहीं मुझे लगा कि तब्दीलियां करनी चाहिए तो वो मैं तुम्हारी इजाज़त के बगैर खुद कर लूँगा। मन्नत के हाथ पर हाथ रखते उसने संजीदा लहजे में कहा, तो मैं भी तब्दीलियां चाहती हूँ आप में। उसने निगाहें झुकाई, लबों को तर करते कहा तो उसने उसकी हिम्मत पर आश्वस्त किया था। क्या मैंने तुम्हें इतनी इजाज़त दी? उसकी तरफ झुकते वो उसके कान में कहते, सर उसके कंधे पर जमा गया। चौंका तो वो तब जब उसकी सिसकी सुनाई दी। क्या चाहती हो? आप ब्लैक कलर पहनना छोड़ दें, उसने सूं सूं करते कहा। और ऐसा क्यों? क्या मैंने आपसे कुछ सवाल किया था? उसके कोट के साथ आंसू साफ करते उसने कहा, और फिर अपनी गलती का एहसास होते उसने उसके नम कोट को देखा। आई एम सॉरी, उसने डरते कहा तो तबरेज़ शाह ने अपना कोट उतारा और उसके आंसू साफ करते कोट पीछे कुर्सी पर रखा। ये शायद उसे बताने का तरीका था कि उसके सामने उस कोट की कोई अहमियत नहीं, लेकिन सामने मौजूद लड़की अपनी अकल के मुताबिक ही समझी थी। उसे लगा गंदे होने की वजह से वो उतार चुका है। उसने अपने हाथों से अपना चेहरा रगड़ डाला। खुद से गलत फहमियाँ मत पाल लिया करो, और अपने दिमाग में जो फजूल किस्म की सोचें भरे बैठी हो ना, निकाल दो इनको। दुरेद जवाब निदार, ड्राइवर को बता दिया है मैंने, बाहर खड़ा है, जा सकती हो। वो कहता उठा और बाहर चला गया। रुबाइशा ने महसूस किया था कि उसने उसे एक पल के लिए भी नहीं देखा था। वो जो उसे देखते उसके 4 महीनों की ज्यादती भूल गई थी, और वो उसके पीछे अंदर गई और तेज कदमों से उसका कॉलर थामा था पीछे से। क्या मसला है तुम्हारे साथ मिस्टर दुरेद यज़दानी? वापस चली जाओ रुबाइशा, उसने कहते साथ उसका हाथ हटाया और वॉशरूम जाने लगा। वो फौरन उसके सामने आई और इससे पहले कि वो स्लिप होती वो उसे थाम चुका था। रुबाइशा ने उसे जोर से थामा और आंखें मींची। तुम्हारा दिमाग सेट है? क्या हरकतें करती फिरती हो, ये बच्ची हो क्या? कहा है ना जाओ, तो इसका मतलब है जाओ, सुनाई नहीं देता क्या? दुरेद उसे सीधा खड़ा करता चिल्लाया था, मत भूलें कि मुझे आप यहाँ पर लाए हैं। और वो उससे ज़्यादा चीखी थी, आवाज़ नीची। हाँ लाया था, हो गई गलती, माफ़ कर दो अब मुझे, लेकिन निकलो अब यहाँ से। दुरेद याद रखें, मैं अब गई तो कभी मुड़कर वापस नहीं आऊँगी, उसने कहते दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए। वो तेज़ तेज़ कदमों से चलता उसके पीछे आया और ठा की आवाज़ से दरवाज़ा बंद करता उसे दरवाजे के साथ पिन कर गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये सब छुपाने की? उसके चेहरे को अपने हाथों में थामे झटके से उसने ऊंचा करते हुए कहा, क्या छुपाया है मैंने? उसका दिल लर्जा। तो क्या वो जान गया था? क्या ये मेरी औलाद नहीं है? वो गुर्राया। दुरेद, उसने बेयकीनी से अपना मुंह छुड़वाने की कोशिश की थी। मेरी औलाद है ना, तो तुमने तुमने मुझे ही बताना ज़रूरी नहीं समझा। तो तुम तो मुझे अब भी ना बताती अगर मुझे डॉक्टर से पता ना चलता। हाँ नहीं बताती। मैं क्यों बताती उस शख्स को जो एक बार फिर मुझे छोड़कर चला गया था? क्या लेने आए थे? क्यों वो दिन मेरे नाम किया और फिर मुझे छोड़कर चले गए, मुझे मौत का परवाना सुनाकर? मैं क्यों बताती आपको? किस हक से? क्या शोहर होने का कोई फ़र्ज़ अदा किया आपने अब तक? वो चिल्लाई। चलो, उसने उसका हाथ थामा और उस पर चादर डाली और बाहर निकला और उसे गाड़ी में बिठाया। मैम को घर छोड़कर आओ, उसने बाहर खड़े गार्ड को कहा तो रुबाइशा ने उसे अफसोस से देखा। अब मैं कभी नहीं आऊँगी दुरेद, कभी नहीं, उसने कहते ही गाड़ी का शीशा ऊपर किया। मुझे वापस जाना है। क्या? मुझे सुनाई नहीं दिया। वापस जाना है। इससे पहले कि वो अपना जुमला मुकम्मल करती, मुखालिफ झुका और उसके कंधों पर सख्ती से हाथ रखा। उसने उसे बेयकीनी से देखा। बस ये डेमो था, अगली बार मेरे सामने ये जुमला मत दोहराना। मन्नत ने रोते सर उसके सीने पर रखा था। वो क्यों था ऐसा? सब सितम उसकी नाजुक जान पर करता था, और वो वैसे भी बहुत जज्बाती हो गई थी उसे रूबरू पाने के बाद। सालों जिस शख्स को दिल ने अपने साथ देखने की ख्वाहिश की थी, वो अचानक रूबरू आ जाए तो शायद ऐसा ही होता है। शाह, उसकी कमर सहलाते हुए उसने कहा, अब ब्लैक कलर नहीं पहनेंगे ना?
उन लड़कियों की बात याद करते उसने कहा था, नहीं पहनूंगा। उसने गहरा सांस भरते कहा। वो क्यों इतनी पॉजेसिव और इनसिक्योर हो रही थी? शाह, वो जैसे आज सारी बातें ही मनवाना चाहती थी। आपके ऑफिस में 2 लड़कियां हैं, किरण और फाइजा, आप उन्हें निकाल दें। उसके कॉलर को शिद्दत से थामते उसने कहा तो वो चौंका। क्यों, कुछ कहा है उन्होंने तुम्हें? उसे फौरन सामने करते उसने इस्तफसार किया तो उसके चेहरे पर आंसुओं के निशान देखते खुद पर मलामत की। नहीं, मगर वो मुझे पसंद नहीं, उसने कहते नीचे उतरना चाहा। ठीक है, लेकिन एक शर्त पर। उसने कुछ सोचते उसे देखा जो उसके कंधे तक भी नहीं पहुंचती थी, और अगर वो सामने आ जाते तो उसका हल्का सा वजूद पूरे तरीके से छुप जाता था। कैसी शर्त? वो मैं खुद वक्त आने पर पूरी करवा लूँगा। उसने मन्नत के निचले लब पर अंगूठा रखते धीरे से कहा था। जाओ, इससे पहले कि मैं अपना इख्तियार फिर से खो दूँ खुद पर। उसे यकदम छोड़ते कहा जिसे मन्नत ने शिद्दत से महसूस किया। दरवाजे के पास जाते नम आंखों से उसे मुड़ कर देखा। आई हेट यू शाहू, उसे कहते वो बाहर निकल गई तो उसने गहरी सांस भरी। शायद जिंदगी भर यही सुनना था उसने। वो उस लड़की को भी उतना ही तड़पाना चाहता था जितना 1.5 सालों में उसने उसे तड़पाया था, लेकिन उसे सामने देखते ही वो अपना इख्तियार खोने लगता था। इतनी जल्दी वो सब नहीं चाहता था कि अभी बहुत कुछ बाकी करने को था। अपने कोट पर नज़र पड़ते ही उसने उसे उठाया और उसके आंसुओं वाली जगह पर लब रखे। उसे काला कलर अब नहीं पहनना था, कम से कम उसके सामने तो नहीं।